जय हिंद। आज मैं आप सभी के साथ एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने के लिए एकत्रित हुई हूँ। ये दर्शन शास्त्र के विद्यार्थियों के लिए भारतीय दर्शन का एक मुख्य विषय है, जिसमें आज मैंने योग दर्शन के अंतर्गत लिया है मानसिक स्वास्थ्य और योग। हम जानते हैं कि हम सभी इस बात को जानते भी हैं और मानते भी हैं कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का भी वास होता है। तो व्यक्ति के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर हमारा शरीर और मन स्वस्थ होता है तो असीमित ऊर्जा होती है, बेहतर रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है और तनाव से लड़ने की भी अद्भुत क्षमता हमारे अंदर रहती है। हम दिन भर तरोताजा अगर महसूस करते हैं तो अपने दैनिक कार्यों को बिना किसी थकान के पूरा भी कर लेते हैं। और अगर हमारा मानसिक स्वास्थ्य अच्छा है तो हम बेहतर तरीके से निर्णय ले पाते हैं, हमारी याददाश्त अच्छी रहती है और ध्यान केंद्रित करने से हमारी क्षमता भी बढ़ती है। और उसी तरह से हमारा नर्वस सिस्टम भी शांत रहता है, यानी हम जीवन की चुनौतियों और भावनात्मक तनावों का सामना आसानी से कर सकते हैं। और स्वस्थ रहने से हमारे जो खुशी देने वाले हार्मोन हैं वो भी रिलीज होते हैं, जिससे हम दिन भर बहुत प्रोडक्टिव यानी रचनात्मक और आनंदित महसूस करते हैं। तो यानी योग जो है हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। लेकिन आमतौर पर जो योग शब्द कहते ही हम सभी के दिमाग में आ जाता है कि केवल आसन और प्राणायाम, हम उसी को योग समझ लेते हैं। तो आज जो मैंने विषय रखा है वह मानसिक स्वास्थ्य और योग, और उसी के साथ योग दर्शन से भी आपको परिचित कराऊंगी, क्योंकि खाली आसन और प्राणायाम ही योग नहीं है, बल्कि वो योग की अष्टांग योग की केवल दो अंग मात्र हैं, यानी सीढ़ियां हैं। तो आज हम लोग इस टॉपिक के अंतर्गत मानसिक स्वास्थ्य और योग में किस तरह से हम शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रह सकते हैं, योग दर्शन क्या है हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा में, और साथ ही साथ हम किस तरह से एक शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहते हुए समाज के विकास में अपना योगदान दे सकते हैं। योग, अगर हम आज की बात करें तो आज इस समय वर्तमान जो वैज्ञानिक युग है इसमें हमने बहुत विकास कर लिया है। हर तरह से हमने विकास किया, हम अंतरिक्ष तक पहुंच गए, हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी डेवलप कर ली। लेकिन इसके बाद भी आज हम देखते हैं कि हम पहले के मनुष्यों की अपेक्षा अधिक तनावग्रस्त हैं, हम अकेले हैं। तो इसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं हमारी जो टुडेज मेंटल हेल्थ इज नो लॉन्गर just a subject of medical science. It has become a matter of social, educational, ethical and spiritual concern. कि हम सबको सभी स्तर पर ये सोचने की आवश्यकता है कि केवल ये मेंटल हेल्थ की हम बात अगर करें तो हमारा स्वास्थ्य शरीर के साथ साथ मानसिक स्वास्थ्य की भी बहुत आवश्यकता है, जिस पर आज के समय पर बहुत समसामयिक चर्चा भी हो रही है। क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति आज की जो जीवन जीने की शैली हो गई है सबकी, वो कहीं ना कहीं हमें बहुत सारी ऐसी अव्यवस्थाओं में डाल देती है, या बहुत सारी ऐसी हमारे सामने दिक्कतें या समस्याएं आ जाती है जिसका समाधान करने की आवश्यकता है। अगर हम WHO की बात करें तो इनके अनुसार मानसिक स्वास्थ्य जो है वो केवल मानसिक रोगों की अनुपस्थिति ही नहीं है, कि हम ये कहें कि वो व्यक्ति मेंटली फिट है जिसमें कोई मेंटल इलनेस नहीं है, बल्कि मानसिक स्वास्थ्य का क्या मतलब होता है, जो अपनी क्षमताओं को पहचान सके, यानी रियलाइज देयर ओन पोटेंशियल। क्योंकि अगर कोई मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है तो वो अपनी ही क्षमताओं को नहीं पहचान पाएगा, फिर जीवन के तनावों का सामना कर सके, यानी कोप विद द स्ट्रेसेस ऑफ लाइफ। ये कई बार होता है, कोई छोटी सी भी समस्या आई तो कुछ को आप देखेंगे कि वो बिल्कुल मेंटली डिसबैलेंस हो जाते हैं, यानी मानसिक रूप से तो पूरी तरह से टूट जाते हैं, परिस्थितियों का सामना करने की उनमें क्षमता नहीं होती है। तो इसका मतलब है वो मानसिक रूप से पूरी तरह से स्वस्थ नहीं है। उसके अलावा उत्पादक कार्य कर सके, यानी एंगेज इन प्रोडक्टिव वर्क। उत्पादक वर्ग का क्या मतलब होता है, हम कुछ ऐसा करें जिससे समाज के विकास में कोई योगदान दे सके, और साथ ही साथ समाज में सकारात्मक योगदान दे सके, यानी मेक ए पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन टू सोसाइटी। अगर ऐसा कोई कर पाता है तो इसका मतलब है कि वो मेंटली पूरी तरह से फिट है, यानी उसका मानसिक स्वास्थ्य अच्छा है। अब आज की हम रियलिटी की ओर बात करें तो आज रियलिटी क्या है। आज का हमारा जो युवा है, आप सब जानते हैं, तनाव, चिंता, अवसाद यानी डिप्रेशन, लोनलीनेस, प्रेशर ऑफ सोशल मीडिया, कंपटीशन,
भविष्य की असुरक्षा, संबंधों में टूटन, आत्मविश्वास की कमी, ये सारी चीजें जो है उसके सामने आ रही हैं। क्योंकि आज का लाइफ स्टाइल ऐसा हो गया, जीवन शैली हमारी ऐसी है कि हम इन सब चीजें जो यहाँ पर आप सामने देख पा रहे हैं स्लाइड पर, ये हम सबको प्रभावित करती हैं। तो ऐसे समय में हम ये भी देखते हैं कि स्टूडेंट्स में इस समय सीधे सीधे क्या बढ़ रहा है, स्लीप डिसऑर्डर, यानी वो बहुत शांति से सो नहीं पाते, पैनिक अटैक, उन्हें अचानक से कोई भी चीज घबराहट उनको होने लगती है, इमोशनल बर्नआउट, यानी वो बहुत जल्दी संवेगात्मक रूप से टूट जाते हैं। डिजिटल एडिक्शन, ये एक बहुत बड़ी समस्या के रूप में हमारे सामने है। जिस तरह से हमको डिजिटल तकनीकी रूप से बहुत सारी सुविधाएं मिली हैं, लेकिन जब उनकी लगातार आदत पड़ जाती है तो वो आदत जो है वो कहीं ना कहीं एक हमको लत जिसको बोलते हैं, तो वो डिजिटल लत भी हम सब विद्यार्थियों के बीच में और सभी के बीच में आमतौर पे बढ़ रही है। अब ऐसे समय में प्रश्न क्या उठता है कि क्या केवल दवाइयां मानसिक शांति दे सकती हैं? कैन ओनली मेडिसिन प्रोवाइड मेंटल पीस? तो यहाँ पर जो है योग एक समग्र समाधान के रूप में हमारे सामने आता है। क्यों? क्योंकि ये हमारे माइंड और बॉडी के बीच में एक समन्वय स्थापित करने की कोशिश करता है। अब यहाँ से हम आते हैं, जब हम यहाँ पर आ गए कि यहाँ पे योग की हमको आवश्यकता महसूस हुई, तो अब हम योग दर्शन को समझ लेते हैं। योग दर्शन, भारतीय दर्शन के जो संप्रदाय हैं, दर्शन के, भारतीय दर्शन के, वो दो प्रकार से माने जाते हैं, एक आस्तिक दर्शन और नास्तिक दर्शन। यहाँ पर आस्तिक और नास्तिक जो सामान्य रूप से अर्थ लिया जाता है ईश्वर को मानने या ना मानने से, भारतीय दर्शन में उससे अलग एक अर्थ है कि जो वेदों की प्रामाणिकता को मानते हैं संप्रदाय, वो आस्तिक दर्शन कहलाते हैं, और जो वेदों की प्रामाणिकता को स्वीकार नहीं करते वो नास्तिक दर्शन कहलाते हैं। इसी आधार पर भारतीय दर्शन में 6 दर्शन जो हैं वो आस्तिक दर्शन के अंतर्गत आते हैं, जो कि है सांख्य दर्शन, योग दर्शन, न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन, मीमांसा दर्शन और वेदांत दर्शन, और इनको षड दर्शन कहा जाता है। इन्हीं में से एक महत्वपूर्ण आस्तिक दर्शन है योग दर्शन, जिसके प्रवर्तक महर्षि पतंजलि माने जाते हैं, और इन्होंने योग सूत्र की रचना करके योग के सिद्धांतों को व्यवस्थित रूप से प्रतिपादित किया। अब योग का वास्तविक अर्थ अगर हम देखें, तो शरीर, मन और आत्मा का संतुलित समन्वय है। महर्षि पतंजलि ने भी योग को परिभाषित करते हुए कहा है, योगश्च चित्त वृत्ति निरोधा, यानी योगा इज स्पिरिचुअल एफर्ट टू अटेन द परफेक्शन थ्रू द कंट्रोल ऑफ द बॉडी, सेंस एंड माइंड। इन तीनों पर नियंत्रण, क्योंकि मन की जो चंचल प्रवृत्तियां होती है ना, मन का स्वभाव है जो बहुत चंचल होता है, तो उसको, उस पर नियंत्रण पाने का प्रयास करना। योग के 8 अंगों को हम अष्टांग योग कहते हैं। ये 8 अंग आप इस पिक्चर के माध्यम से भी देख पा रहे हैं। इसको हम एक एक करके इसकी व्याख्या करेंगे कि ये अष्टांग योग क्या है। तो यानी यहाँ पर आपको ये भी समझने की आवश्यकता है कि जो हम योग शब्द का प्रयोग करते ही केवल उसे आसन और प्राणायाम से जोड़ देते हैं, तो आसन और प्राणायाम ही केवल योग नहीं है, बल्कि अष्टांग योग एक प्रकार से 8 अंग हैं, वो प्रॉपर एक योग है। उसमें से आसन और प्राणायाम इस 8 अंगों में से अंग के रूप में माने जाते हैं। ये आप इस पिक्चर से भी देख रहे हैं कि ये हमारे 8 अंग कौन से हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। ये 8 अंग पूरे आवश्यक हैं, जो कि बहिरंग और अंतरंग, अभी हम धीरे धीरे उसकी व्याख्या समझेंगे कि किस तरह से जो शुरू के 5 अंग हैं वो योग के लिए वातावरण तैयार करते हैं, और लास्ट के जो 3 हैं वो योग की दिशा में आगे बढ़ाते हैं। यम का अर्थ है सामाजिक अनुशासन। इसमें सबसे पहले है ब्रह्मचर्य, यानी इंद्रियों पर संयम रखना। हम भारतीय ज्ञान परंपरा में जानते हैं, प्राचीन पद्धति में आश्रम व्यवस्था थी, जिसमें सबसे पहला आश्रम जो था ब्रह्मचर्य आश्रम था, जिसका मतलब था कि अपनी सुख सुविधाओं को, भौतिक सुख सुविधाओं को छोड़ करके आश्रम व्यवस्था में आकर के, यानी गुरुकुल प्रणाली से शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य की वृद्धि करना, जहां पर बड़े बड़े राजसी ठाट बाट को छोड़ करके जो राजकुमार थे वो सभी गुरुकुल प्रणाली में आकर के शिक्षा दीक्षा ग्रहण करते थे, जहां पर उनको इस योग्य बनाया जाता था कि जिससे कि वो भविष्य में अपने राज को अच्छी तरह से उसका पालन पोषण कर सके।
अब इसके लिए शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ होना आवश्यक था। इसलिए वहां पर इंद्रियों पर संयम रखना यानी जितनी आवश्यकता है उतना ग्रहण करना, स्वयं शारीरिक श्रम करना, तो यानी इस प्रकार से इंद्रियों पर संयम रखने का एक गुण जो है वो उनको सिखाया जाता है। तो यही एक सामाजिक अनुशासन है कि सबसे पहले हमें इंद्रियों पर संयम रखना आना चाहिए। दूसरा है सत्य यानी ट्रूथफुलनेस यानी निरर्थक दोष से रहित वाक्य। सत्य बोलना हमेशा ही अच्छा होता है, क्योंकि असत्य अगर हम किसी के साथ बोलते हैं तो पहली बात तो ये एक अच्छा गुण नहीं है, एक सद्गुण की श्रेणी में भी नहीं आएगा। और दूसरा, असत्य बोलने पर आपको सदैव ही एक प्रकार से अलर्ट रहना पड़ता है कि पता नहीं कब और किससे क्या आपको बात करनी है, जबकि सत्य हमेशा आज भी वही है, कल भी वही है, एक के साथ भी वही है और अन्य के साथ भी वही है। इसलिए सत्य वचन जीवन में हमको हमेशा ही आगे लेके जाता है। तीसरा है अहिंसा यानी नॉन वायलेंस। हिंसा मन, वचन और कर्म तीनों प्रकार की हो सकती है। हिंसा सीधे किसी को मार देना नहीं होता, बल्कि अगर हम किसी के बारे में बुरा सोचते हैं वो भी एक प्रकार की मानसिक हिंसा है। हम किसी को बुरा कहते हैं वो भी मानसिक हिंसा है, और किसी को मारते हैं वो भी हिंसा है। तो मन, वचन और कर्म तीनों प्रकार से किसी भी व्यक्ति के प्रति द्रोह ना रखना ये अहिंसा है। फिर है चौथा अस्तेय यानी नॉन स्टीलिंग यानी किसी भी अन्य की वस्तु को ग्रहण करने की इच्छा, इसका अभाव यानी चोरी ना करना। तो किसी को की भी जानकारी के बिना जब हम किसी की कोई वस्तु ले लेते हैं तो वो चोरी के अंतर्गत आती है। वैसे अगर इसकी और व्याख्या की ओर हम जाएं तो चोरी बहुत प्रकार से की जा सकती है। चोरी के अंतर्गत जैसे मान लीजिए कि आप बाजार में कुछ लेने जाते हैं, किसी ने अगर कम आपको उसका माप करके दे दिया तो वो भी चोरी के अंतर्गत आता है। आपका कोई चीज अगर 2 रुपए की है उसके 2.5 रुपए बता दिए, वो भी अगर किसी ने अपने सामान का क्रय या विक्रय किया तो वो भी चोरी के अंतर्गत आता है। तो यानी किसी भी प्रकार से जो चोरी के कोई भी रूप हो सकता है वो नहीं करना। पांचवा है अपरिग्रह यानी अनावश्यक वस्तुओं को एकत्रित नहीं करना। ये मानव की स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है कि हम संतुष्ट नहीं हो पाते, हमें और की इच्छा होती है। तो यहाँ पर ये कहा गया है कि हमें जितनी आवश्यकता हो केवल उतनी ही वस्तुओं का संग्रह करना चाहिए। अनावश्यक रूप से हम वस्तुओं का संग्रह करने में खुद भी परेशानी में रहते हैं, और साथ ही साथ अगर हम अनावश्यक रूप से कर रहे हैं इसका मतलब है हम किसी और के हिस्से का जो है वो उपभोग कर रहे हैं। तो अगर हम स्वयं जितनी आवश्यकता है उसका उपभोग करते हैं तो इसका मतलब बाकी सबको भी उनकी आवश्यकता के अनुसार उनका भाग मिल जाता है। अब हम नियम की बात करते हैं यानी व्यक्तिगत अनुशासन। यानी इट इज रिगार्डेड एज सेल्फ कल्चर, इट इंक्लूड्स एक्सटर्नल एंड इंटरनल प्योरिफिकेशन। सबसे पहले इसमें है शौच यानी प्योरिटी, यानी बाह्य और आंतरिक यानी शारीरिक और मानसिक शुद्धि। शारीरिक शुद्धि की बात हम समझते हैं कि हम अगर शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं होंगे तो हमें रोगों का शिकार होना पड़ेगा, हम शारीरिक शुद्धि नहीं होगी तो इसलिए शरीर को साफ सुथरा रखना आवश्यक है। लेकिन उतना ही आवश्यक मानसिक शुद्धि भी है, यानी हमारे विचार भी शुद्ध होने चाहिए। विचार शुद्धि से मतलब है कि हम दूसरों के लिए बुरा सोचना, हमेशा बुरा करना या एक से दूसरे की बुराई करना, इस तरह से अगर हम कुछ करते हैं तो यानी वो मानसिक शुद्धि नहीं है। तो हमको शरीर को साफ सुथरा रखने के साथ साथ अपने विचारों को भी साफ सुथरा रखना चाहिए कि हम हमेशा अपने लिए अपने साथ साथ दूसरों के लिए भी अच्छा सोचें, समाज के लिए भी अच्छा सोचें। तो ये है प्योरिटी, बाह्य और आंतरिक यानी शारीरिक और मानसिक शुद्धि। दूसरा है संतोष यानी कंटेंटमेंट यानी संयम रखना। इसका अर्थ है उचित प्रयत्न के बाद प्राप्त वस्तु से संतुष्ट रहना। अब यहाँ पर देखिए ये बात कही जा रही है कि उचित प्रयत्न के बाद यानी कोशिश पूरी की और उसके बाद जो प्राप्त हुआ उससे संतुष्ट रहना। इसका अर्थ यहाँ पर ये बिल्कुल नहीं है कि जो हमें मिल गया हम बस उसी पर संतुष्ट होकर के रह जाएं। यहाँ यह है कि जो कुछ हमें प्राप्त हो चुका है उस पर संतुष्ट रहते हुए आगे के लिए निरंतर प्रयास करना। ये बात इसलिए भी है क्योंकि अगर हमने जो भी प्रयास किया उसके बाद हमें जो प्राप्त हुआ है हम उससे संतुष्ट नहीं है, तो जो हमें नहीं प्राप्त हुआ वो तो हमें नहीं ही मिला, और जो हमें मिला है हम उसका भी समुचित उपभोग नहीं कर पा रहे। तो ऐसे में हम दोनों तरफ से नुकसान में रहेंगे और समाज के विकास में कोई योगदान नहीं दे पाएंगे। इसलिए हमारा प्रयास क्या होना चाहिए कि हम लगातार कोशिश करते रहें और जो चीज मिल गई उस पे संतुष्ट रहते हुए आगे के लिए प्रयासरत रहें।
तीसरा है फिर तप यानी सहन करना। ये तपस्या से शब्द निकला है, यानी अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कठिन से कठिन अनुशासन के लिए भी स्वयं को तैयार रखना। क्योंकि जीवन में हमेशा अनुकूल परिस्थितियां ही नहीं होती, हमको इसके लिए भी तैयार रहना चाहिए कि हम भारतीय दर्शन में इस चीज को पढ़ते हैं कि हमारे जीवन में अनुकूल और प्रतिकूल दोनों परिस्थितियां होती हैं। तो हमें दोनों में संभाव से रहने का प्रयास करना चाहिए या उस आदत का विकास करना चाहिए। क्योंकि अनुकूल परिस्थितियों में जरूरत से ज्यादा हर्षित हो जाना और प्रतिकूल परिस्थितियों में हताश और निराश होकर के पूरी तरह से टूट जाना, ये दोनों ही स्थितियां उचित नहीं है, बल्कि हमको समभाव से रहने के लिए अपने आप को तैयार करना चाहिए। चौथा है स्वाध्याय यानी शास्त्रों का पठन पाठन करना। जैसे आपको पहले भी बताया कि योग दर्शन एक प्रकार का आस्तिक दर्शन है, और आस्तिक दर्शन यानी जो वेदों की प्रामाणिकता को स्वीकार करता है। ये माना जाता है कि जो पौराणिक हमारे शास्त्र हैं, जो ग्रंथ हैं, उनमें नैतिक शिक्षा का पाठ बताया गया है, यानी नैतिक शिक्षा प्रदान की गई। तो अगर हम उसका पठन पाठन करते हैं तो यानी व्यक्ति के जीवन में नैतिक मूल्यों का विकास होता है। तो इसलिए यहाँ पर स्वाध्याय को स्वीकार किया गया। ईश्वर प्राणिधान यानी कंटेम्पलेशन ऑफ गॉड और मेडिटेशन ऑन द डिवाइन, यानी सब कुछ ईश्वर को समर्पित करने की भावना या श्रद्धा और विश्वास के साथ ईश्वर का ध्यान करना। ये क्योंकि आस्तिक दर्शन है, इसलिए यहाँ पर ईश्वर की सत्ता को भी स्वीकार किया गया है, और साथ ही साथ एक सुपर पावर यानी किसी एक ऐसी जो हमसे ज्यादा जिसके पास शक्तियां हैं, किसी ऐसे के प्रति अगर हम समर्पित भाव से कोई कार्य करते, किसी एक शक्ति के प्रति श्रद्धा और विश्वास के साथ अगर हम आगे बढ़ते हैं, तो हम जीवन में बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। चाहिए। अगला है, देखिए तीसरा अंग है आसन, जिसको हम आमतौर पे पूरा योग ही मान लेते हैं, क्योंकि योग अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर हर कोई ये सोचता है कि हमने किसी विशेष मुद्रा में कोई विशेष आसन किया, उसकी फोटो क्लिक की, उसको सोशल मीडिया पे डाला और अब वो हमारे जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन कर देगा। तो ऐसा नहीं है। आसन तक पहुंचने से पहले हमें यम और नियम को जानना आवश्यक है, क्योंकि शरीर को एक विशेष मुद्रा में रखना आसन है, लेकिन उस विशेष मुद्रा में रखने से पहले यदि हमें सही और गलत की समझ नहीं है, तो केवल मुद्रा में रहने मात्र से हमारे जीवन में कोई बहुत बड़ा बदलाव संभव नहीं है। और ये जो हम आसन विभिन्न मुद्राओं के आधार पर करते हैं, वो हमारे शरीर के अलग अलग अंगों को अलग अलग प्रकार से प्रभावित भी करते हैं, जिससे हमारा स्वास्थ्य जो है वो अच्छा रहता है। उसके बाद है प्राणायाम यानी मेंटेनेंस ऑफ प्राण। ये एक प्रकार से माना जाता है कि जिससे जीवन की वृद्धि होती है, क्योंकि ये हमारी श्वास कंट्रोल ऑन ब्रेथ करता है, यानी श्वास की गति पर नियंत्रण करता है। और ये 3 प्रकार का होता है। पूरक यानी इनहेलेशन, सांस को लेना, कुंभक यानी रिटेनिंग द ब्रेथ, सांस को रोकना, और रेचक यानी एक्सलेशन यानी सांस को छोड़ना। ये प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है, इसका लगातार अभ्यास करने की आवश्यकता है। ये प्राणायाम हमारे आंतरिक शुद्धि के लिए बहुत अच्छा होता है। इसका अर्थ आप देख रहे हैं कि कहा गया जीवन वृद्धि। तो जीवन वृद्धि कब होगी? जब हम शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ होंगे। यदि कोई बीमारी नहीं है तो व्यक्ति का जीवन स्वाभाविक रूप से लंबा होगा। तो इन पर हमें कंट्रोल करने की आवश्यकता है। आज बहुत प्रचलन में भी है, सभी लोग प्राणायाम करते हैं, लेकिन उसको सही प्रकार से समझ करके करना भी आवश्यक है। उसके बाद आते हैं हम प्रत्याहार पर, जिसका अर्थ है इंद्रियों पर नियंत्रण, यानी इंद्रियों को बाहरी विषयों से हटाकर भीतर की ओर मोड़। हमें पहले स्वयं को भी समझने की आवश्यकता है, क्योंकि जैसे आपको शुरू में बताया ना, चित्त की वृत्तियों को रोक करके यानी मन की चंचल प्रवृत्तियों को रोकना, क्योंकि मन का स्वभाव चंचल है, वो बाहरी वस्तुओं से आकर्षित होता रहता है। तो उनसे ध्यान हटा करके भीतर की ओर मोड़ना, ये कहलाता है, यानी इट इज रिगार्डेड एज द कंट्रोल ऑफ द सेंसेस। उसके बाद आता है धारणा, यानी इंद्रियों को बाह्य विषयों से हटा लेने के बाद योग के आंतरिक साधनों का प्रयोग किया जाता है। मैंने आपको शुरू में बताया था, यानी यम, नियम, आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार ये बहिरंग है, यानी ये योग के अनुसार वातावरण तैयार करते हैं। उसके बाद ये धारणा यानी बाह्य विषयों से हटा लेने के बाद योग के आंतरिक साधन की ओर जाते हैं, यानी अभिष्ट विषय यानी जो हम प्राप्त करना चाहते हैं उस पर चित्त को केंद्रित करना।
यानी इट इज रिगार्डेड एज द फिक्सेशन ऑफ द माइंड ऑन द ऑब्जेक्ट ऑफ मेडिटेशन। अब उसके बाद आता है ध्यान, यानी चित्त को भटकने से रोककर अभिष्ट विषय पर अधिक समय तक केंद्रित करना, यानी एज मेडिटेशन। यानी इट इज ऑल्सो रिफर्ड एज द स्टेडफास्ट कंटेम्पलेशन विदाउट एनी ब्रेक। किसी भी जगह पर भटकने से रोक करके एक स्थान पर एक ही विषय पर लंबे समय तक केंद्रित करना। और लास्ट अंग है इसका समाधि, यानी एकाग्रता, regarded as concentration. The mind is completely absorbed in the object of meditation. ये हमारे योग के 8 अंग हैं, जिसमें मैंने आपको पहले भी बताया कि यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ये 5 योग के बाह्य साधन हैं। इन्हें एक्सटर्नल ऑर्गन्स कहा जाता है। और ध्यान, धारणा और समाधि ये अंतरंग यानी इंटरनल ऑर्गन्स कहलाते हैं। इसमें से जो पहले 5 हैं, मैंने आपको पहले भी बताया, ये योग के लिए वातावरण तैयार करते हैं। और जो बाद के अंतिम 3 हैं, ये योग की आंतरिक सीढ़ियां हैं। अब इन सबको समझने के बाद अब हम फिर से वापस अपने उसी विषय पर आते हैं कि जब मानसिक स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं तो योग कहाँ तक प्रभावित करता है। तो अब हम समझ सकते हैं कि ये केवल शरीर को नहीं बल्कि विचारों को, भावनाओं को, व्यवहार को और चेतना को, यानी थॉट्स को, फीलिंग्स को, बिहेवियर को और कॉन्शियसनेस को भी संतुलित करता है। क्योंकि यम और नियम में हमने खास तौर से पढ़ा कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो ये जब हमें इसकी समझ हो जाती है तो बहुत सारी समस्याओं का समाधान वहीं पर हो जाता है। आज का जीवन किस तरह से हमें मेंटली डिस्टर्ब कर रहा है, इसको भी हम देखें अगर, तो आज हमारा मन क्या है, ओवरलोडेड है। हम जरूरत से ज्यादा चीजें हमारे पास हैं। आप देख सकते हैं कि किन किन चीजों का दबाव हम पर लगातार पड़ता है। मोबाइल आज की आवश्यकता भी है, बहुत सारी समस्याओं का समाधान भी हमें आसानी से मिल जाता है, लेकिन साथ ही साथ वो बहुत प्रकार से हमारे पर प्रेशर भी डालता है। बहुत तरह के हमारे सामने सोशल मीडिया के माध्यम से संदेश आते रहते हैं, ईमेल के माध्यम से, नोटिफिकेशन से, कंपटीशन है, कंपैरिजन है, ये सारी चीजें हमारे सामने आ रही कि कोई दूसरा हमसे ज्यादा कैसे पा गया या किसी दूसरे को ज्यादा कैसे मिल गया, हम उससे पीछे कैसे रह गए। ये सभी मेंटल प्रेशर या मानसिक दबाव लगातार मजबूत नहीं है। हमारे पास क्या है, कम्युनिकेशन अधिक है लेकिन कनेक्शन कम है। जो मैंने आपको अभी बताया कि ढेर लोग हमारे साथ जुड़े हैं, लेकिन आपकी अगर किसी समय ऐसी कोई समस्या आती है तो उस समय आपके साथ खड़े होने वाले नहीं हैं। इंफॉर्मेशन हमारे पास जरूरत से ज्यादा है क्योंकि हम डिजिटली बहुत आगे बढ़ चुके हैं तकनीकी रूप से, लेकिन आंतरिक शांति अब चली गई है। क्योंकि इतना ज्यादा चीजों में जब हमारे हाथ पैर चले जाते हैं तो ऐसे में ये दिक्कत आती है कि हम कहीं एक जगह पर ठहर न करता है। आज हम देखते हैं बाहरी रूप से हम बहुत विकसित हैं, लेकिन हमारा आंतरिक विकास जो है वो बहुत पीछे छूट गया है। हम स्मार्टफोन बना रहे हैं लेकिन उसके साथ डिस्टर्ब माइंड भी हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं हम इतना ज्यादा चीजों के बीच में उलझ गए हैं, तो इसलिए हम बहुत बिगड़े, मानसिक रूप से स्वास्थ्य बिगड़ा हुआ है। योग हमें क्या सिखाते हैं? इनर इंजीनियरिंग, आंतरिक रूप से कैसे हम अपने आप को ठीक ठाक रख सकते हैं। आज के डिजिटल युग में योग की आवश्यकता क्या हो रही है? क्योंकि हम सब डिजिटल फैटिग से पीड़ित हैं। लगातार हमको तकनीकी रूप से जितने हम समृद्ध हैं, तो हमें उन चीजों में जुड़ना पड़ रहा है। लगातार स्क्रीन देखने से क्या होता है, मानसिक थकान भी होती है, ध्यान की कमी भी, हम डिस्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा हो जाता है, चिड़चिड़ाहट होती है। चिड़चिड़ाहट क्यों होती है? जब हमारे काम समय से नहीं हो रहे होते तो हम चिड़चिड़ापन भी होता है। सामाजिक दूरी भी बढ़ रही है। इसका मतलब क्या? सोशल डिस्टेंसिंग किस आधार पर हो रही है कि हर कोई अपने मोबाइल पर लगा है, अपने सोशल मीडिया पे लगा है, और हम साथ वालों से व्यक्तिगत वार्तालाप जो है वो नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे में हमारे बीच में दूरियां भी बढ़ नहीं पा रहे हैं। यहीं पर हमको योग की आवश्यकता सबसे ज्यादा महसूस होती है, क्योंकि अभी जो हमने 8 अंग पढ़े जो हमें बताते हैं कि हमें किस तरह से योग के माध्यम से शांति मिल सकती है। अब मानसिक स्वास्थ्य के वैज्ञानिक आधार क्या है? बहुत सारे शोध ये बताते हैं कि जो नियमित योग है वो क्या करता है, हमारी कॉर्टिसोल को कम करता है। कॉर्टिसोल एक प्रकार का स्ट्रेस हार्मोन है जिससे हम बहुत ज्यादा तनाव में आ जाते हैं। हमारे नर्वस सिस्टम को भी ये संतुलित करता है, हमारी इमोशनल स्टेबिलिटी को बढ़ाता है कि हम इमोशनली बहुत जल्दी ब्रेकडाउन हमारा नहीं होता। हमारी स्लीप क्वालिटी, यानी हम
एक अच्छी नींद ले पाते हैं। हमारी एंजाइटी यानी तनाव को और डिप्रेशन को भी कम करता है अगर हम नियमित रूप से योग का अभ्यास करते हैं। और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को भी सक्रिय करता है, जिससे कि हमारा मन जो है वो शांत होता है। कॉर्टिसोल जो एक आपको बताया स्ट्रेस हार्मोन है, इसको हम एक स्टेरॉयड हार्मोन भी कहते हैं, क्योंकि इसका मुख्य कार्य क्या होता है? शारीरिक और मानसिक तनाव के दौरान शरीर को लड़ने की स्थिति के लिए तैयार करना। और इसके महत्वपूर्ण कार्य भी क्या है? ऊर्जा का प्रबंधन करता है, यानी प्रोटीन और फैट को ग्लूकोज में बदलता है, जिससे शरीर जो है वो तुरंत रिस्पॉन्स कर सके। ब्लड प्रेशर और ब्लड शुगर, इसमें ये ब्लड प्रेशर और इनकी स्थिति को स्थिर रखने में मदद करता है। और सूजन को ये कम करता है, हमारे इम्यून सिस्टम को जो है वो कंट्रोल करता है। मानसिक स्वास्थ्य में योग के प्रमुख आयाम अब कौन कौन से हैं? इसमें खास तौर से आप प्राणायाम, क्योंकि ये हमारी श्वास से सीधे जुड़ा हुआ होता है। तो जब व्यक्ति बहुत क्रोधित होता है, बहुत किसी चीज से डर रहा होता है, चिंता कर रहा होता है, तो श्वास की गति हमारी तेज हो जाती है, हमें पता है। तो ऐसे में हमारे श्वास को कंट्रोल करता है, क्योंकि कंट्रोल ऑफ ब्रेथ है ना प्राणायाम। तो इसलिए हमारे मन को शांत करता है। जहां हमारी श्वास गति कंट्रोल हो जाती है, तो हमारा मन भी जो है वो शांत हो जाता है, और ऐसे में हम इमोशनली बैलेंस्ड भी हो जाते हैं। विशेष रूप से कौन से? देखिए, अनुलोम विलोम, जहाँ पे हम श्वास की गति का नियंत्रण करते हैं। भ्रामरी प्राणायाम, ये भी बहुत मन को शांत करता है। नाड़ी शोधन और मानसिक तनाव को कम करने में ये सभी जो हैं वो बहुत प्रभावी माने जाते हैं, कि अगर हम इनका निरंतर अभ्यास करते हैं। मैं बार बार इस बार पर बल दे रही हूँ कि योग दर्शन को समझकर और फिर उन पर अभ्यास करने से, और लेकिन निरंतर अभ्यास करने से, वो हमारे जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लाने की क्षमता रखता है। ध्यान और मानसिक स्वास्थ्य क्या है? ध्यान आज के समय की बड़ी आवश्यकता बन चुका है, क्योंकि अगर हम लगातार कंसंट्रेशन करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो हम मानसिक स्पष्टता, यानी बहुत क्लैरिटी होती है हमारे माइंड में। हम सेल्फ कॉन्फिडेंट होते हैं, आत्मविश्वास बढ़ जाता है। कि जब आपको किसी भी विषय की क्लैरिटी होती है, तो स्वाभाविक रूप से आत्मविश्वास बढ़ता है। जब हम कोई विषय नहीं जानते, कुछ हम जब नहीं जानते हैं, तो हमारा आत्मविश्वास डगमगाता रहता है। फिर धैर्य यानी पेशेंस भी तभी आता है कि जब हमको क्लियर है सब कुछ, तो हम बहुत जल्दी छोटी छोटी बातों से घबराते नहीं हैं। और भावनात्मक संतुलन को भी बढ़ाता है, यानी इमोशनली बैलेंस्ड बिहेवियर होता है। हम छोटी छोटी बातों से घबराते नहीं हैं, क्योंकि हम ये तो नहीं मान सकते कि जीवन में सदा हमारे अनुकूल ही परिस्थितियां। ये हमारा दर्शन भी हमें हमेशा सिखाता है कि हमको अनुकूल और प्रतिकूल दोनों परिस्थितियों में समभाव से रहने का प्रयास करना चाहिए। कि अनुकूल हुई तो हम बहुत ज्यादा हर्षित हो गए, उसमें भी हमारा नुकसान ही होता है, क्योंकि हम आगे का विकास अवरुद्ध होता है उससे। और अगर हम बहुत प्रतिकूल परिस्थितियां, उसमें पूरी तरह से सरेंडर कर देते हैं, यानी हताश निराश हो जाते हैं, तो ऐसे में भी हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के साथ साथ हमारे विकास पर और समाज के विकास पर भी प्रभाव पड़ता है। भावनात्मक बुद्धिमत्ता की अगर हम बात करें, तो आज आईक्यू पर्याप्त नहीं है, हम इंटेलिजेंस की बात करते हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस भी बहुत महत्वपूर्ण है यहाँ पे। क्यों? क्योंकि योग व्यक्ति को क्या सिखाता है? कि भावनाओं को समझिए, अपनी भी और दूसरों की भी। प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित करना, धैर्य को विकसित करना, और क्रोध को करुणा में, भय को आत्मविश्वास में, और तनाव को संतुलन में। अब कैसे? आपको इतनी लंबी प्रक्रिया भी बताई कि क्रोध अगर बहुत आ रहा है, ऐसे में अगर आप प्राणायाम की स्थिति में आ जाते हैं, तो ऐसे में आपका क्रोध शांत होता है। तो जब क्रोध शांत होता है, उसके साथ बहुत सारी चीजें स्वाभाविक रूप से समस्या का समाधान कर देती हैं, क्योंकि क्रोध की स्थिति में लिए गए निर्णय हमेशा ही गलत होते हैं। उसी तरह से भय को आत्मविश्वास में कैसे बदल देता है? अगर हम लगातार चीजों से घबरा रहे हैं, तो ऐसे में अगर हमको मानसिक स्पष्टता आ जाती है योग के अभ्यास से, तो हमारे में आत्मविश्वास बढ़ता है। और भय के कारण से जो तनाव हो रहा था, वो हमको संतुलन में बदल देता है। तो देखिए, आप लगातार चीजें एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, कहीं ना कहीं जुड़ी हुई थी। योग हमें क्या सिखाता है? स्वयं से जुड़ना। पहली बात तो स्वयं को समझना। फिर मौन को सुनना, यानी हमको स्वयं को अंदर से सुनना भी आना चाहिए कि हमारे क्या
पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, क्या नेगेटिव पॉइंट्स हैं, कहाँ पर हमें कार्य करने की आवश्यकता है, भीतर की शांति को महसूस करना कि कौन से कार्य ऐसे हैं जो हमें मानसिक रूप से शांत करते हैं, बहुत ज्यादा हमको भटकाव की स्थिति में नहीं लाते। अब योग अगर हम करते हैं तो उससे समाज का स्वास्थ्य भी कैसे प्रभावित होता है, क्योंकि मानसिक स्वास्थ्य की अगर हम बात करें वो केवल व्यक्तिगत नहीं है, सामाजिक भी है। क्यों? क्योंकि हम एक समाज के नागरिक हैं, हम एक समाज के सदस्य होते हैं, तो हमारी कोई भी क्रिया प्रतिक्रिया जो उससे समाज प्रभावित होगा ही होगा। तो अगर हम भावनात्मक रूप से वेल संतुलित हैं, हमारे में धैर्य है, हम पूरी तरह से मानसिक रूप से स्वस्थ हैं, तो हमारे में सहिष्णुता भी होगी, यानी हम दूसरों के लिए अच्छा सोचेंगे, करुणा होगी, सहयोग की भावना होगी, दूसरों के साथ मिलकर चलेंगे और पॉजिटिविटी हमारे अंदर आएगी कि हाँ, एक सकारात्मक सोच के साथ हम आगे बढ़ेंगे। तो ये सारी चीजें जो हैं वो कहीं ना कहीं हमारे सोशल हेल्थ पर भी प्रभाव डालती हैं कि व्यक्ति समाज का सदस्य है, व्यक्ति का स्वभाव जैसा है वैसा ही सभी समाज का भी बनता चला जाता है। भारतीय ज्ञान परंपरा की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी प्राचीन जो ज्ञान परंपरा थी वहां पर योग केवल शारीरिक अभ्यास नहीं था, ये जीवन पद्धति यानी लाइफ स्टाइल था। ये एक मॉरल डिसिप्लिन थी कि नैतिक अनुशासन था, जो आपको बताया ना, आश्रम व्यवस्था में ब्रह्मचर्य का पालन किया जाता था। बड़े बड़े राजसी ठाट बाट में रहने वाले जो राजकुमार थे वो भी आके गुरुकुल में पूरी आश्रम पद्धति का पालन करके उसी तरह से जीवन यापन करते थे। तो ये व्यक्ति को भविष्य के लिए शारीरिक और मानसिक रूप से पूरी तरह से मजबूत बनाता था। तो ये हमारी प्राचीन ज्ञान परंपरा में सदा से रहा है। आत्मिक विकास, स्वयं का विकास करना और मानसिक संतुलन का माध्यम था, यानी मेंटली आप छोटी छोटी बातों से घबराएं ना। यहाँ पर ये समझना भी बहुत जरूरी है कि गंभीर मानसिक रोग अगर होते हैं तो वहां पर मेडिकल साइंस की जरूरत है। ऐसा नहीं है कि योग सारी बीमारियों का इलाज कर सकता है। योग उपचार का विकल्प नहीं है, लेकिन उपचार का एक सहयोगी माध्यम है। आप देखते हैं आज के समय पर बड़े बड़े चिकित्सा केंद्रों में भी दवाइयों के साथ साथ उनको कहीं ना कहीं एक्सरसाइज, अभ्यास के लिए भी कहा जाता है, सुझाव दिया जाता है कि आप अभ्यास भी करें। दवाइयां अपना कार्य करेंगी और शारीरिक अभ्यास अपना कार्य करता है। यानी योग मानसिक स्वास्थ्य को मजबूत करने का एक सपोर्टिव टूल है, प्रिवेंटिव भी है और सपोर्टिव टूल भी। यानी अगर लगातार कोई अभ्यास करता है तो बीमारियां उससे दूर भी रहती हैं, और अगर कोई बीमारी लग गई है तो दवा के साथ साथ एक सपोर्टिव टूल के रूप में, यानी वो सहयोगी उपकरण के रूप में काम। क्यों? क्योंकि यदि मन स्वस्थ होगा तो समाज स्वस्थ होगा, समाज स्वस्थ होगा तो राष्ट्र स्वस्थ होगा, और राष्ट्र स्वस्थ होगा तो मानवता स्वस्थ होगी। तो कुल मिलाकर इन सारी बातों का, आज के चैप्टर का हम निष्कर्ष क्या निकालते हैं कि योग को केवल हमें उतना ही नहीं मान लेना चाहिए कि किसी विशेष प्रकार की मुद्रा में, यानी शरीर को मोड़ने की कला मात्र नहीं है, बल्कि जीवन को जोड़ने की प्रक्रिया है। ये हमारे मन को शांत करता है, हमारी आत्मा को जागृत करता है, यानी सही गलत की हमें समझ सिखाता है, हमारे विचारों को संतुलित करता है और हमारे जीवन को एक अर्थ देता है, यानी मीनिंगफुल लाइफ व्यक्ति जीता है, करना चाहिए। यदि हम प्रतिदिन कुछ समय योग, प्राणायाम, ध्यान और आत्मचिंतन इन सब पर लगा देते हैं तो मानसिक रूप से स्वस्थ बन सकते हैं, अधिक संवेदनशील हो सकते हैं और एक संतुलित समाज का निर्माण करने में सहायक हो सकते हैं। तो आइए फिर सब मिल करके एक संकल्प लेते हैं कि स्वस्थ शरीर के साथ साथ स्वस्थ मन का भी हम निर्माण करेंगे। क्यों? क्योंकि मानसिक शांति ही वास्तविक समृद्धि है। इस बात को हम सब मानते हैं कि शरीर और मन का स्वस्थ रहना हमारे जीवन की बहुत बड़ी पूंजी होती है। तो आप सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें और योग को समझते हुए योग का अभ्यास करें। तो जो जानकारी आज आपने ली है इसको अपने अन्य साथियों तक भी शेयर करें। जय हिंद।